हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना परिवार माधव एनसीईआरटी क्लासेस में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th केमिस्ट्री के रसायन शास्त्र यानी रासायनिक अभिक्रिया फर्स्ट चैप्टर से वो सारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। फुल्ली कंसेप्ट के साथ इस वीडियो में देखने वाले हैं ताकि एक भी क्वेश्चन आपको छूटे नहीं और सारे क्वेश्चन आप लोग को बन जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कि दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि इस प्रकार का आने वाले हर सब्जेक्ट का VVI ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट भी आपको सबसे पहले मिल जाए। इसके लिए आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे है आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है। एकदम ध्यान रखिएगा, आलू चिप्स की थैली जो कि कुरकुरे या टंच मंच होते हैं, जो कि आप लोग अक्सर दुकान में देखते होंगे कि वो जो होते हैं हवा से यानी गैस से भरी रहती है, जिससे लगता है कि अधिक या बढ़ रहती है कम रहते हैं। यहाँ पे उसमें कौन सा गैस भरी रहती है जिसके कारण वो फुली हुई रहती है और टंच मंच या फिर आलू चिप्स खराब नहीं होते हैं। तो चलिए आज आप लोग ये जान लीजिए तो कौन सी गैस भरी रहती है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन गैस यानी N2 इसका जो है गैस के रूप में रहते हैं तो N2 होता है। राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और नाइट्रोजन गैस जब गैस के रूप में रहता है तो इसका संकेत N2 होता है, नाइट्रोजन गैस। आई होप आप लोग समझ गए होंगे पहला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन काफ़ी ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे कैल्शियम की संयोजकता कितना होता है। ध्यान रखिएगा, इस टाइप का भी क्वेश्चन 1 से 2 रहता है जिसमें आपको सोडियम भी पूछ सकता है, कैल्शियम या फिर कोई भी पूछे। आप लोग को बस ऐसा ट्रिक इस क्वेश्चन में बताने वाले हैं जिससे कि आप लोग कोई भी क्वेश्चन पूछे आप लोग आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो यहाँ पर कैल्शियम की संयोजकता कितना होता है, तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे 2 होता है। बी ऑप्शन जो बिल्कुल सही है। कैल्शियम यानी इसका संकेत होता है Ca होता है जिसकी परमाणु संख्या 20 होता है। इसका जो है संयोजकता 2 होता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या होता है बेरिलियम। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इस ट्रिक से आप लोग इसको भी ध्यान रख सकते हैं। बेरिलियम होता है, उसके बाद क्या होता है मैग्नीशियम होता है, उसके बाद Ca कैल्शियम होता है और सारे होता हैं। यहाँ पे Sr होते हैं, Ba होते हैं और फिर क्या होते हैं Ra होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये सारे जो होते हैं यहाँ पे, तो इसको याद कैसे करते हैं। यहाँ पे बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम होते हैं। तो यहाँ पर ये 3 जो है मुख्य रूप से काफ़ी जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो इसको जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये तीनों को जो है ध्यान रखना है, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा, इस सभी की संयोजकता जो होता है 2 होता है। और इसको याद रखिएगा कि बेटी मांगे कार सर पकड़ के बाप रोए, यानी बेटी मांगे कार सर पकड़कर बाप रोए। और इसका सेकेंड ट्रिक भी है कि बेटा मांगे कन्या सर पकड़ के बाप रोए। तो दोस्तों ये ट्रिक आपको कैसा लगा? अगर ट्रिक अच्छा लगा होगा इसको ध्यान रखिएगा कि बेटा मांगे कन्या सर पकड़ के बाप रोए या फिर बेटी मांगे कार सर पकड़ के बाप रोए। और ध्यान रखिएगा बेरिलियम की भी संयोजकता 2, मैग्नीशियम की भी संयोजकता 2 और कैल्शियम की भी संयोजकता 2। तो दोस्तों कैसा लगा ये ट्रिक? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करिएगा, अगर फिर खराब लगा तो भी कमेंट करिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन। दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है। ध्यान रखिएगा, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दूध से जब दही बन जाने के बाद फिर जो है ये दूध नहीं बन सकता है, अर्थात ये रासायनिक परिवर्तन है। ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूध से दही बनने के बाद जो है फिर ये दही जो है दूध नहीं बन सकता है। तो जैसे लकड़ी जल जाने के बाद फिर वो लकड़ी नहीं बन सकता, ये सभी जो है रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन है में भाग पदार्थ क्या कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं, रिएकेंट कहते हैं। राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है उसको प्रतिफल कहते हैं। ठीक है, ये अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है उसको प्रतिफल, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। वे अभिक्रियाएं जिनके घटित होने में ऊर्जा अवशोषित होती है क्या कहलाती है। यानी वे अभिक्रिया जिसको होने पर जो है ऊर्जा क्या होता है उसमें लगता है, यानी ऊर्जा का जो है अवशोषण होता है, अवशोषित होते हैं तो उसमें उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। डी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और जब उष्मा का निर्माण होगा यानी उष्मा बनता है तो उसको क्या कहते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जब उष्मा जो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का निर्माण होते हैं तो उसको उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान रखिएगा, उष्माक्षेपी और उष्माशोषी में अंतर अक्सर ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे कली चूना पर जल डाला जाता है तब अभिक्रियाएं होती है। तो कली चूना का जो सूत्र होता है यहाँ पे CaO होता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। इसको अनबुझा चूना भी कहा जाता है। ठीक है, अनबुझा यानी बिना बुझा हुआ चूना भी इसको कहा जाता है, अनबुझा हुआ चूना। तो इस पर जब जल डालते हैं तो क्या होता है उष्मा का जो है निर्माण होता है, और निर्माण होता है तो उसको उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। कली चूना यानी चूना जो आप लोग देखे होंगे जिससे घर को है लोग रंगते उंगते भी थे पहले जमाने के लोग। तो यहाँ पर चूना में जब भी पानी देते हैं तो क्या होता है उससे उष्मा निकलते हैं, यानी भाप निकलते हैं, इसलिए उष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन।
नम वायु की उपस्थिति में लोहे की बनी नई वस्तुओं पर कुछ समय पश्चात जंग लग जाता है, जिससे काफ़ी क्षति होती है। इस क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? जब नम वायु यानी वायु जब है नम रहता है और उसके उपस्थिति में जब किसी वस्तु को रखते हैं, लोहे की वस्तु को, तो उस पर जंग लग जाता है। तो ये आप लोग पहले क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि जंग किसके कारण लगता है, तो नम वायु के कारण लगता है। और जंग लगने से क्या होता है, लोहा के जो भार में जो है कमी आता है, और इस पूरे प्रक्रिया को कहते हैं संक्षारण कहते हैं। बी ऑप्शन जो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी लोहे की नई वस्तुओं पर कुछ समय पश्चात जंग लग जाता है, जिससे काफ़ी क्षति होती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, तो संक्षारण कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन दिख रहे हैं यहाँ पे। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? एकदम ध्यान रखिएगा, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो एकदम ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो है उपचयन अभिक्रिया। ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन जो बिल्कुल सही है। उपचयन का ही दूसरा नाम है ऑक्सीकरण। ध्यान रखिएगा कि भोजन का पचना एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी है, चूंकि उपचयन का ही दूसरा नाम है। शोषण यानी शोषण लेना भी एक प्रकार क्या उपचयन ही है। शोषण की विधि भी एक उपचयन अभिक्रिया के द्वारा ही होता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बात करते हैं। 9 नंबर, अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होने पर लवण एवं जल बनते हैं, यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, उदासीनीकरण। जब कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करते हैं तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं HCl एक क्या है, यहाँ पे अम्ल है, और ये जब भस्म यानी भस्म क्या होता है NaOH, जिसके पीछे OH या फिर आगे पीछे लगा वो सब भस्म होता है, OH लगा हुआ। और इसके होने के बाद क्या बनता है यहाँ पे NaCl, जो कि लवण बनते हैं, साथ में एक क्या बनता है यहाँ पे जल बन जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसको आप लोग लिख कर ये इक्वेशन देते हैं तो आप लोग को 2 नंबर मिल सकता है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा भी जाता है एग्जाम में, तो एकदम ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो फ्रेंड्स संगमरमर को ही कहा जाता है, यहाँ पे चौक भी कहा जाता है इसको, ठीक है। चूना पत्थर इसी को कहा जाता है, और इसी का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट, अर्थात यहाँ पर CaCO3। आंसर यहाँ पर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी को चौक भी कहते हैं यहाँ पर, ठीक है, चौक मार्बल इसी को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो फ्रेंड्स चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यहाँ पे ध्यान रखिएगा C12H22O11। राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। और यहाँ पर बी देख रहे हैं, ये जो है ग्लूकोज का सूत्र है। ये दोनों में से एक क्वेश्चन जो है काफ़ी बार पूछा जा चुका है और पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर का नहीं छूटने देंगे, इसलिए पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और 1-2 बार करके आप लोग सारे क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बात करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र क्या होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र होता है H2SO4 होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसे बैटरी अम्ल भी कहा जाता है, ठीक है। H2SO4 को ही बैटरी अम्ल भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, H2H2O7 जो है ओलियम का सूत्र होता है, जो कि क्लास 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है और 10th के लिए भी कभी कभी पूछ देता है। ओलियम का सूत्र क्या होता है? तो H2H2O7 होता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। इसी प्रकार का और आगे आप लोग को वीडियो मिलता रहता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।